को बताए थे, वो 5 नियमों की व्याख्या के बारे में आगे थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, तो अब प्रकाश विद्युत प्रभाव से ही बातें रहेगी, लेकिन चीज़ को समझना है ना, उसी चीज़ को समझना है। वहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था नियम, लेकिन अब उसके बाद की जो बातें हैं ना, हम लोग क्या आता है, एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है विकिरण क्वांटम सिद्धांत। तो विकिरण क्वांटम सिद्धांत क्या होते हैं, अब हम ये लोग जानेंगे थोड़ा सा, है ना, कि विकिरण क्वांटम सिद्धांत क्या होते हैं, इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, ये सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इन सभी बातों को देखेंगे। इस सिद्धांत का आविष्कार कब हुआ था, किस तरह से खोज किया था, किसने किया था, इस सभी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक लगा लीजिएगा, कॉपी कलम ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिएगा। पहले अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो टॉपिक क्या लगेगा हम लोगों का, टॉपिक लगेगा विकिरण, विकिरण सिद्धांत। तो विकिरण में कौन सा सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, है ना, विकिरण क्वांटम, क्वांटम सिद्धांत, है ना। तो देखिए ये क्या होते हैं सिद्धांत, इस पर बातें हम लोग को करनी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और सिद्धांत की खोज किसने किया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि ये सिद्धांत आई क्यों, किसकी व्याख्या के लिए यही बात है ना, यह सिद्धांत किसकी किसकी व्याख्या करता है, इस पर बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले चीज इसमें देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, किसकी जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी बात इसमें देखना है कि यह किसकी किसकी व्याख्या करता है, उस पर बातें करेंगे। तीसरी बात कि यह जो है ना, यह कब किया गया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस पर बात करेंगे। चौथी बात किसने किया था, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बात है और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करेंगे एक चीज़ है जिसका नाम है फोटोन, समझ रहे हैं ना, फोटोन इसी के अंतर्गत आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटोन, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थोड़ा देख लीजिएगा। अब इस पर बातें एक एक करके समझना शुरू करिए आप लोग। देखिए इसमें बता दें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के मैंने 5 नियम बताया था। ठीक है, वो पांचों नियम की जो व्याख्या फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि पिछले वीडियो में, है ना, लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है था, उसमें जो 5 नियम थे, उन पांचों नियमों की जो ये व्याख्या है ना, व्याख्या तरंग के सिद्धांत पर ध्यान देना है, तरंग सिद्धांत पर नहीं की जा सकती है तरंग सिद्धांत पर नहीं की जा सकी, ये बात इसमें बताया गया है। तरंग सिद्धांत पर नहीं की जा सकी, इसका मतलब क्या हुआ कि तरंग तो आप लोग जानते हैं, तरंग किस तरह के होता है, तरंग आपको मालूम है कि मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, है ना। तो इसी बातें कर दे, इस तरह से देखिएगा आप लोग, इस तरह से तरंग चले तो इसको कहा जाता है कौन सा तरंग, ऐसे तरंग संचरण के दिशा के क्या हो, समानांतर हो, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। इसका नाम क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग। दूसरा तरंग जो होता है ना, वो इस तरह से होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तरंग संचरण के गति के कैसा होता है, इसमें लंबवत होगा, देखिए इसमें बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये लंबवत को बता रहा है। ठीक है, तो ये लंबवत है, तरंग संचरण की दिशा गए क्या है, लंबवत, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की बात कर रहे हैं, है ना, चीज को ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे इसमें। तो तरंग मेरे पास कितने तरह के हो गए, यहाँ पर 2 तरह के हो गए, है ना। तो तरंग, तो ये जो है ना बताया गया प्रकाश विद्युत जो प्रभाव था, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप लोग को क्या समझाया गया था, यही ना बताए थे, थोड़ा सा फोटो यानी यहाँ से धातु पृष्ठ लिए थे और किसको बाहर करना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर करना था। ठीक है, ये धातु पृष्ठ है ना, और धातु पृष्ठ से किसको बाहर करना था, इलेक्ट्रॉन को बाहर करते थे, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश दिया जाता था, इसलिए प्रकाश पिछले वीडियो में सब बातें कर चुके हैं। ठीक है, इसे थोड़ी सी बातें कर रहे हैं हल्का सा समझने के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को समझा रखे हैं सब क्या है। तो बात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 5 नियम थे वो तरंग सिद्धांत के आधार पर ना पूरे व्याख्या नहीं की जा सकी। अभी क्यों नहीं की जा सकी, क्योंकि इसमें देखिए ये सिद्धांत कहता है क्यों नहीं की जा सकी, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा बताओ कि यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो नियम है उस सभी नियमों को तरंग सिद्धांत पर व्याख्या क्यों नहीं की जा सकी, तो इसका जवाब क्या देंगे। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बात ये होनी चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, जैसे प्रकाश यहाँ पर डाला गया ना, ये विकिरण है ना, प्रकाश यहाँ पर डाला गया है प्रकाश, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे जैसे प्रकाश पड़ेंगे तो, है ना,
तो ये सिद्धांत जो है ना, ध्यान से समझेंगे। ये तरंग सिद्धांत कहता है कि इस प्रकाश की तीव्रता, आप लोगों को समझा रहे हैं, तीव्रता को निर्भरता बता चुके हैं, है ना। वही बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार कहता है कि अगर तीव्रता यहाँ अधिक होगी ना, तीव्रता अधिक होगी, ध्यान देंगे, तीव्रता क्या होगी, अधिक। तो अधिक तीव्रता होने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे ये बाहर, तो गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करते हुए ना जाएंगे, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसके अंदर क्या से होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। किसके अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार। तरंग सिद्धांत कहता है कि जब इस पर प्रकाश की तीव्रता अगर हम बढ़ा दें और तीव्रता अधिक रहे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे ना, तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। ये तरंग सिद्धांत कहता है। तथा एक और बात कहता है, दो बातें ध्यान रखना। पहले तो तीव्रता अधिक होनी चाहिए, अधिक तीव्रता अगर दिया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। किसकी गतिज ऊर्जा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की, समझ रहे हैं ना, तो इसकी अधिक होनी चाहिए। दूसरे नंबर में बात कहा कि देखो, ये यहाँ पर तीव्रता तो बात हो गई, आवृत्ति भी बोल रहा है कि अगर आवृत्ति बहुत कम रखें, छोटा आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं, छोटा आवृत्ति कहिए चाहे लघु आवृत्ति, समझे बात को, ठीक है। आवृत्ति को कम किया जाए, यानी कम आवृत्ति रहेगा ना, छोटे से आवृत्ति रहेंगे, तो छोटे आवृत्ति से भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। तो ये तरंग सिद्धांत दो बातें कहा। तीव्रता ध्यान से समझ लेंगे, तीव्रता अधिक होने से फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये सिद्धांत कहता है कि लघु आवृत्ति से भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। ये दो बातें बताया तरंग सिद्धांत पर। ये दो बातें तो बता दिया ये सिद्धांत पर, प्रायोगिक परीक्षण किया गया, प्रयोग द्वारा देखा गया, प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बात करें, परीक्षणों के आधार पर तो देखा गया, तो इस तरह की बातें नहीं हुई, तरंग सिद्धांत की बातें नहीं हुई, यानी सिद्धांत की बात नहीं हो सका। अर्थात कहने का अर्थ है कि यही कारण है जिसके वजह से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो पांचों नियम है ना, उस नियम की व्याख्या ये नहीं कर पाया। समझ गए बातें। तो अब चलिए, तरंग सिद्धांत की बातें मैंने बता रखा, अच्छे से सुन लेंगे, ध्यान दिए होंगे तो, अच्छे से सुने होंगे तो चीज आपको याद हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद की बातें करें तो अब इसका अर्थ ये मत जान लीजिएगा, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तरंग सिद्धांत बिल्कुल क्या है, मूलतः बिल्कुल एकदम गलत है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तरंग सिद्धांत जब इसकी व्याख्या नहीं किया प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो इसका अर्थ ये मत जान जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि तरंग सिद्धांत क्या है, गलत है, ऐसा बात नहीं है, मूलतः गलत है, ऐसा बात नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि समझिए, क्योंकि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की बहुत सी घटनाओं का अध्ययन किया गया, प्रकाश की बहुत सी घटनाओं का अध्ययन किया गया। समझे कौन कौन से। पहली बात बता दें आपको कि प्रकाश का देखिएगा, इसमें परावर्तन भी होता है, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना, ध्यान देंगे, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्यान देना है, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण, उसके बाद ध्रुवन। गौर करेंगे कई बातें मैंने लिख दिया, 5 बातें, ये ध्रुवन, इनमें ये मुख्यतः है जो है ना, विवर्तन, व्यतिकरण और है ध्रुवन, इसकी व्याख्या खूब बेस्ट, बहुत अच्छे तरह से किया। और ये जो परावर्तन अपवर्तन, इसकी भी व्याख्या किया है, पर इसमें न्यूटन साहब का कणिका सिद्धांत लगा है ज्यादातर, तो न्यूटन साहब के कणिका सिद्धांत से इसकी व्याख्या खूब अच्छे से हो जाते हैं, पर अपवर्तन में जाकर न्यूटन साहब के कणिका सिद्धांत काम नहीं करता है। समझ रहे हैं ना बातें। तो इस बात को आप लोग समझे, तरंग सिद्धांत से ये पांचों की व्याख्या खूब बढ़िया से हो जाती है। तब प्रकाश के तो ये सभी देखो, इसमें से 3 वो मुख्य है, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन, इसमें तरंग खूब बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से तरंग सिद्धांत बिल्कुल गलत ना है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के विभिन्न घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन की व्याख्या खूब अच्छे ढंग से कर देता है। समझ गए ना बातें। तो इस तरंग सिद्धांत गलत मत बोलिएगा कबो। ओके, चलिए बातें समझ गए। अब देखिए, इस तरह से आपने बातें समझा, तो अब आती है बातें कि ये विकिरण का सिद्धांत। देखिए इसकी व्याख्या क्यों नहीं हुई, बातें कर लिए हैं, यहाँ पर है। अब बातें करने हैं
कि यहाँ पर जो है इसकी खोज किसने किया था। देखिए अब इस सिद्धांत की बात है, क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत के खोज की बात करें, ये क्यों आवश्यकता पड़ी, बात समझ गए। क्वांटम सिद्धांत की खोज की बात करें तो मैक्स प्लैंक की बात है। मैक्स प्लैंक याद रख लेंगे आप लोग। थोड़ा मिटा दे, क्या मिटा देते हैं, है ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में। तो अब इस तरह से आपने देखा, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे समझें। जहाँ दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है ना, आपको हम क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पर बातें क्या है कि ये विकिरण क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत पर आते हैं। तो मैक्स प्लैंक का नाम सुने होंगे शायद आप लोग, नहीं सुने हैं तो जान लीजिएगा कि मैक्स प्लैंक नाम है। मैक्स प्लैंक इस सिद्धांत की खोज की, है ना। तो इसका प्रतिपादन करने वाले कौन हुए, मैक्स प्लैंक। कब हुए, तो 1990 में, ध्यान रखना है कब की बात है, 1990 की बात है। तो मैक्स प्लैंक कर दिए 1990 में किए। और इसको क्या कहा जाता है ना, इसको बोलते हैं कौन सा सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत नाम रखा गया, क्वांटम सिद्धांत। और इस सिद्धांत में एक मूल्य बातें देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से क्या चीज दिखता है इसमें, फोटोन। तो हम लोग समझेंगे फोटोन क्या है, ठीक है ना, इस पर ज्यादा विशेष बातें होगी। तो इस तरह से आपने देखा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो भी बातें बोल रहे हैं ना उस बात को आप लोग एक नोट्स बना कर लिख लेंगे, है ना, ताकि चीज को समझना है। साइंस से रट्टा नहीं मारना है। मैंने बोला ना, रट्टा मारेंगे ना तो फिर वही चीज होगा कि घट्टा में लगेगा, ठीक है। यानी आपको कभी भी नुकसान ही होता है रट्टा मारने से, ज्यादा वो चीजें याद नहीं हो पाती है। अब देखिए बात यहाँ पे ये चीज है ना, ज्यादा दिनों तक याद नहीं रही, बातें समझ रहे हैं ना। ओके चलिए अब बातें ये करते हैं। ये विकिरण क्वांटम सिद्धांत की बातें सीखे, इसमें क्या है बातें ध्यान से समझेंगे। ये सिद्धांत कहता है, देखिए ये सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले किसकी व्याख्या करता है, इस पर बात करें। क्वेश्चन बना कि विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है और यह सिद्धांत क्या है, ठीक। तो बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि क्वांटम सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। तो ध्यान देंगे ये 3 बातों की व्याख्या करता है, ध्यान रखें। क्वांटम सिद्धांत कितने बातों की व्याख्या करेगा, 3 बात को। पहला कि विकिरण का उत्सर्जन, विकिरण का क्या होगा, उत्सर्जन, यानी उत्सर्जित विकिरण की बात करेगा। विकिरण को उत्सर्जित यानी जो विकिरण निकलेंगे ना उसकी बात करता है, उसकी व्याख्या। दूसरे में, ये पहली बात कर लेंगे आप लोग, दूसरे में कर लेंगे अवशोषण की बात करता है, अवशोषण की बात करता है, ठीक। तीसरे नंबर में ये करता है, तीसरे नंबर में कि विकिरण किस तरह से गमन कर रहे हैं उसकी बात करेगा, गमन की बात करेगा, गमन, ठीक है। चीज को लिख लेंगे आप लोग, ठीक है ना, बातें समझ रहे होंगे। अब बातें यहाँ पे ये है ना कि अब ये इलेक्ट्रॉन विकिरण को उत्सर्जित कैसे कराया जाए, ये 3 बात की व्याख्या करता है। ये विकिरण क्वांटम सिद्धांत है, ये 3 बातों की व्याख्या करेगा। और ये सिद्धांत क्या है, इस पर बातें करेंगे। तो पहली बात समझें कि ये उत्सर्जित विकिरण यानी विकिरण को कैसे उत्सर्जित कराया गया। तो मैक्स प्लैंक ने क्या किया कि एक तप्त काली वस्तु लिए। कैसी वस्तु है, तप्त काली, तप्त काली वस्तु। तप्त काली वस्तु पर क्या किया, इन्होंने गर्म किया है इसको। अब गर्म किए तो यहाँ से बहुत सारी विकिरण निकलती है। देखिए यहाँ से क्या निकलती है, विकिरण निकलना शुरू की। अब विकिरण निकलना शुरू की, जैसे इसको गर्म किया जाएगा तो यहाँ से विकिरण निकलेंगे, बहुत सारे विकिरण निकलते हैं, बहुत सारे विकिरण अवशोषित होते हैं और उसके बाद वो गमन करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जब यहाँ से विकिरण निकलती है तो विकिरण बहुत सारे निकलते हैं, यानी किरण की बात करें, प्रकाश जो होता है ना उसी की बात कर रहे हैं थोड़ी से। तो इसमें विकिरण ऊर्जा होती है, क्या होती है इसके अंदर, विकिरण ऊर्जा होती है। अब यहाँ से बहुत सारे विकिरण निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विकिरण होंगे जो यहाँ पर अंदर क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं, बहुत सारे निकलते हैं और उसके बाद यहाँ पर गमन करते हैं। गमन माने चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। तो 3 बात यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को, है ना। पहली बात क्या देखें, जब यहाँ से विकिरण निकल रहे हैं तो उसको कहेंगे उत्सर्जित विकिरण। जब उसमें अवशोषण होता है, जब ये एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं, है ना, खींचते हैं अंदर अपने अंदर, है ना, तो इसको कहते हैं क्या चीज हुआ, अवशोषण। जब यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रारंभ करते हैं, एक निकाय से दूसरे निकाय में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, गमन, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये 3 बातों की व्याख्या करता है। अब इसमें पूछा जाएगा कि समझिए कि क्वांटम सिद्धांत क्या है। अब ये क्वेश्चन बना कि क्वांटम सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को लिखें, क्वेश्चन बन गया। तो अब इस बात को समझेंगे क्वांटम सिद्धांत क्या है
इस पर हम बातें कर रहे हैं। ठीक, ये तो बातें क्वांटम सिद्धांत से ही चल रही है। किसकी किसकी व्याख्या की, आपकी ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब बात है कि क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसे लिखें तो कैसे करेंगे। कहना पड़ेगा कि क्वांटम सिद्धांत क्या होते हैं। कहना होगा कि किसी निकाय, क्या हो जाएगा ना, किसी निकाय की बात करें। आप लोग ध्यान से समझेंगे, किसी निकाय, निकाय मैंने समझे ना, वस्तु। निकाय अलग अलग तरह के होते हैं, लगभग देखेंगे निकाय अलग, इसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। निकाय को तो निकाय माने सिस्टम होते हैं, अलग अलग होते हैं। बंद निकाय हो जाएगा, खुला निकाय हो जाएगा, आइसोलेटेड जिसको बोलते हैं ना, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। तो तरह तरह के सिस्टम है, इसके अलग अलग प्रकार है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखें, कोई वस्तु है तो इसी को निकाय बोला गया है, इस पर थोड़ा समझ लेंगे। तो किसी निकाय है, ठीक है ना, इस सिद्धांत की बात है, किसी निकाय से उत्सर्जित, देखो निकाय से क्या होगी ना, उत्सर्जित विकिरण होगी, विकिरण को ऊर्जा बोल लेंगे, ठीक है। तो किसी निकाय से उत्सर्जित ऊर्जा जो है ना, उत्सर्जित ऊर्जा, अथवा दो निकाय, याद देकर क्या देंगे, दो निकायों के बीच, दो निकायों के बीच ऊर्जा का क्या होता है, विनिमय होता है। तो ऊर्जा का विनिमय होता है जो कि सतत नहीं होता है, ध्यान देना, जो कि सतत नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है ना कि ये सीधे सिद्धांत कहता है कि एक निकाय है, एक ये निकाय है, यहाँ से ऊर्जा क्या होंगे, निकलेंगे। ऊर्जा माने विकिरण की बात करें तो यहाँ से विकिरण निकल कर मान लो कि यहाँ आते हैं, तो इसमें ऊर्जा का विनिमय होगा, ठीक है। तो इसमें आएंगे ना, यहाँ से निकल कर इसमें आदान प्रदान होगा, पर ये लगातार नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि ये लगातार नहीं होता है, यहाँ से भी नहीं होता, ये लगातार ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है, ये सिद्धांत कहता है। ना तो यहाँ पर लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होगी और ना ही लगातार अवशोषित होगी, समझ रहे हैं ना। सतत कहने का अर्थ है कि ना तो लगातार ऊर्जा अवशोषित होगी और ना, देखो, ना तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होगी और ना ही लगातार ऊर्जा अवशोषित होगी। अर्थात इसमें जो विकिरण होते हैं, इन विकिरण का जो होता है ना, इसमें स्थानांतरण होता है, लेकिन कैसे होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स माने यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिसको हम लोग संवृत बोलते हैं। इसके यानी कह सकते हैं आप लोग फोटोन के रूप में होते हैं। किसके रूप में, फोटोन। यानी ऊर्जा का जो यहाँ पर उत्सर्जन होता है या इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है, तो वो किस रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और फोटोन किसके लिए कहा जाता है, तो प्रकाश के लिए कहा जाता है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है ना, ध्यान देना, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, जो भी लाइट देखते हैं ना, प्रकाश जो बल्ब है उससे जो सूर्य प्रकाश आता है, तो सूर्य प्रकाश जो देख रहे हैं, उस प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वह ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्सों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्सों में एकदम क्या होते हैं ना, विखंडित होते हैं, चलते हैं। तो इसी को कहा जाता है फोटोन। अब पूछे फोटोन किसे कहेंगे, फोटोन किसे कहिएगा, तो सीधे कहें कि प्रकाश जो होते हैं, सूर्य प्रकाश कह सकते हैं आप लोग। तो सूर्य प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों में, पैकेट्सों में क्या होते हैं, बटे होते हैं, और उनको ही क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। चीजें समझ गए होंगे, अच्छी बात है। तो अब यहाँ से हम बोल देते हैं कि ये क्या है ना, क्वांटम सिद्धांत को क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि किसी निकाय से, क्वांटम सिद्धांत को लिख लीजिए, बोल देते हैं किसी निकाय से, लिखिए क्वांटम सिद्धांत किसे कहते हैं, क्वेश्चन तो लगा लिए ना, तो लिखिएगा किसी निकाय से, बोल देते हैं किसी निकाय से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा लिख रहे हैं ना आप लोग, लिख लीजिएगा किसी निकाय से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा, ऊर्जा के एक निश्चित मान का, ऊर्जा के एक निश्चित मान का, ऊर्जा के एक निश्चित मान का पूर्ण गुणांक, पूर्ण गुणांक होती है, पूर्ण गुणांक होती है। चले, तो अब इस बात को आपने देखा, तो फिर बातें आगे कर ले हम, है ना। देखिए इसको मिटाते हैं, चलिए आगे बातें समझें। अब तो ये सारी बातें जानने के बाद, ये सभी बातें जानने के बाद क्या हुई ना, चलिए यहाँ पर दिखाए ना आगे, ओहो क्या बात है,
क्या बात है, थोड़ा सा गुनगुनाते आ गए हैं ना चीज़ को थोड़ा हम। देखिए हम इस प्रकार कह सकते हैं कि देखो आपने तो समझा कि ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है, ऊर्जा फिर क्या होती है, अवशोषित होती है। तो ये लगातार नहीं होती है, समझ रहे हैं ना, सतत नहीं होती है, अर्थात छोटे छोटे पैकेट्सों में होते हैं, बंडलों में होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। वो फोटोन किसके लिए कहते हैं, तो प्रकाश के लिए कहते हैं। तो देखिए फोटोन जो होता है, आप पूछें कि फोटोन किसे कहिएगा, फोटोन किसे कहेंगे, है ना, फोटोन किसे कहेंगे, तो क्या जवाब देंगे, इसका लिखना पड़ेगा, फोटोन किसे कहते हैं। तो देखिएगा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो होती है, देखो उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा के जिस न्यूनतम बात करें, जिस न्यूनतम में क्या है, निश्चित पूर्णांक गुणक होती है ना, जिस न्यूनतम निश्चित पूर्णांक गुणक का मान होता है उसी को फोटोन कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। चलिए अब फोटोन हो गया। तो देखिए क्वांटम सिद्धांत की, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत। तो 1990 में मैक्स प्लैंक ने 1990 में मैक्स प्लैंक ने विकिरण का उत्सर्जन, ध्यान देना होगा, विकिरण का उत्सर्जन, अवशोषण एवं गमन, तीन बातें ध्यान रखना होगा। विकिरण के उत्सर्जन, अवशोषण एवं गमन के लिए, गमन की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा जाता है, क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, क्वांटम सिद्धांत, ध्यान देना होगा, जिसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। पूछा क्वांटम सिद्धांत किसे कहेंगे, तो सीधे बात कहिएगा आप लोग कि 1990 में मैक्स प्लैंक ने विकिरण के उत्सर्जन कराए, अवशोषण और फिर क्या चीज है ना यहाँ पर गमन, ये तीन चीजों के लिए इन्होंने क्या किया था, इनके व्याख्या के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा जाता है, क्वांटम सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है समझिए, इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, बातें समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि किसी, लिख लेना होगा चीज को, ठीक है ना, समझे, किसी निकाय, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय की विकृत ऊर्जा जो होती है, किसी निकाय की विकृत ऊर्जा या दो निकायों के बीच ऊर्जा का जो विनिमय होता है वो सतत रूप से नहीं होता है। ये सीधा सिद्धांत कहता है किसी निकाय से जो विकृत ऊर्जा होती है या दो निकायों के बीच में ऊर्जा का जो विनिमय होता है ना, आदान प्रदान, वो सतत रूप से नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है, ध्यान देना है, ऊर्जा का क्या होता है, क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ, है ना, इसको समझेंगे। तो ऊर्जा का क्वांटीकरण कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे पैकेटों में होता है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेटों में। तो ये ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है और इसी से हमको मिलता है ऊर्जा क्वांटम। इसी से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा क्वांटम मिलता है। अब ये ऊर्जा क्वांटम क्या है ना, इस पर बातें किया जाए, है ना। तो ऊर्जा क्वांटम की बात करेंगे, ये क्या है। तो आपने जान लिया कि क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, सीधे कहता है कि किसी निकाय से उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा अथवा दो निकायों के बीच उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो होती है ना, वो सतत रूप में नहीं होती है, यानी लगातार नहीं होता है। अर्थात क्या होता है, लगातार नहीं होता है तो क्या होता है, उसका क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ कि क्वांटीकरण का अर्थ हुआ कि इसमें छोटे छोटे पैकेट्स में होंगे, लेकिन यहाँ पर होगा कि छोटे छोटे पैकेट्स में होंगे ना तो एक पूर्ण गुणांक होंगे। क्या होंगे, पूर्ण गुणांक। और पूर्ण गुणांक होंगे, किसके पूर्ण गुणांक होंगे, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण गुणांक होते हैं, किसके पूर्ण गुणांक होते हैं, तो ऊर्जा के एक निश्चित मान का होता है, ठीक है। ऊर्जा के क्या होता है, निश्चित मान के पूर्ण गुणांक होते हैं। तो सीधे से सिंपल भाषा में इसको बता सकते हैं आप लोग कि ये क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो सीधे से लिख सकते हैं कि किसी निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो होती है, चाहे विकिरण होती है, उनका क्वांटीकरण होता है जो ऊर्जा के एक निश्चित पूर्ण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। जो ऊर्जा के एक निश्चित पूर्ण गुणांक के रूप में होती है, ये बातें कर लेंगे आप लोग। चलिए चीजें समझ गए होंगे, अब आगे चलिए। अब यहाँ से देखिएगा कि ऊर्जा के यहाँ पर ऊर्जा क्वांटम किसे कहेंगे, ऊर्जा क्वांटम। तो आपने देखा कि क्वांटम सिद्धांत में जो ऊर्जा का
विनिमय हो रहा था वो पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था। कहने का अर्थ है कि सतत रूप से नहीं हो रहा था, है ना, सतत रूप से नहीं हो रहा था, अर्थात किस रूप में हो रहा था, तो पूर्ण गुणांक के रूप में हो रहा था। तो ऊर्जा के जिस न्यूनतम मान के लिए पूर्ण गुणांक होता है ना, उस ऊर्जा को कहते हैं हम लोग ऊर्जा क्वांटम बोलते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा क्वांटम बोलते हैं। अब बातें आगे थोड़ी सी बढ़ाते हैं कि हम इस प्रकार देखते हैं कि एक विकिरण के जो क्वांटम सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है, तो इसमें जो उत्सर्जित होते हैं उत्सर्जित विकिरण, अवशोषित होते हैं और गमन करते हैं, तीनों के आधार के अनुसार हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत जो है ना मुख्य रूप से छोटे छोटे पैकेट्सों में क्या होते हैं ना, वो प्रवाहित होते हैं, बिखरते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, गमन करते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं खासकर प्रकाश जो होते हैं ना, प्रकाश के लिए, किसके लिए, प्रकाश के लिए जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश सूर्य प्रकाश है ना, उस सूर्य प्रकाश में ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा किस रूप में है, तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं और उसी को कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, फोटोन। तो अब फोटोन आप लोगों ने समझ लिया कि फोटोन किसे कहेंगे, सूर्य के प्रकाश जो होता है ना उसमें ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों में भी क्या होता है ना, बटे होते हैं सॉरी बटे होते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग फोटोन। अब ये फोटोन जो होता है ना, फोटोन की बात किए तो फोटोन की भी ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा आप कैसे प्राप्त करते हैं इस पर बात करेंगे, ठीक सॉरी। देखिए यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग के टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, इसी के अंतर्गत है, पर थोड़ा इसी में देखना है कि फोटोन की ऊर्जा की बात करें आप, है ना। तो देखिए फोटोन की ऊर्जा की बात करते हैं, फोटोन की ऊर्जा। अब देखिए फोटोन की ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा को किससे शुरू करेंगे आप लोग, ई से, ठीक है। तो फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, इसमें संबंध होता है कि फोटोन की ऊर्जा जो होती है ना किसके समानुपाती होती है, इस पर बात करनी है। तो फोटोन की ऊर्जा देखिए पहली बात है कि एक फोटोन हो गया ना, जैसे ये सूर्य है, देख रहे हैं ना, इससे प्रकाश किरणें निकल रही है, बहुत सारे विकिरण निकल रहे हैं ना, सूर्य के विकिरण, और इसके अंदर क्या है ना, इस प्रकाश के अंदर ये विकिरण है, ठीक है, ये विकिरण के अंदर क्या है, ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को हम लोग किससे सूचित करेंगे, ई से करेंगे। और ये सभी ऊर्जा जो होती है ना छोटे छोटे पैकेट्सों में होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है, बंडलों में रहेंगे, एक के बाद छिटा जाएंगे। और इसी को जो छोटे छोटे होते हैं ना, इसमें से एक छोटका जो निकल कर आएगा ना, उसी का नाम होगा फोटोन, उसी का नाम क्या होगा, फोटोन। ऐसे बहुत सारे तो हैं, लेकिन इसमें से एक छोटा सा जो कण निकल कर आता है ना, वो पूरा छिटाएगा, तो सबसे छोटा जो है वही फोटोन, यानी फोटोन कण इसको बोलेंगे, ठीक है, फोटोन कण कहेंगे। तो अब इसकी ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो इसकी ऊर्जा निकालते हैं कैसे, तो ये जो प्रकाश की तीव्रता है तीव्रता मत कहिए, यहाँ पर आवृत्ति की बात करिएगा, किसकी बात करेंगे, आवृत्ति को कंपन आवृत्ति भी कहा जाता है। तो इसमें जो प्रकाश की जो देख रहे हैं, प्रकाश विकिरण में जो आवृत्ति है ना, तो आवृत्ति के ये समानुपाती, इसकी ऊर्जा जो होती है आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती। अर्थात आवृत्ति को हम लोग किससे शुरू करते हैं, न्यू से करते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि ई जो होगा समानुपाती क्या होगा, न्यू, माने ऊर्जा समानुपाती न्यू। याद है इसको लिखेंगे, ई समानुपाती चिन्ह हटेगा ना, तो एक नियतांक बैठेगा जिसमें हम एच बैठाते हैं, ये न्यू हो गया, ये न्यू आवृत्ति है। तो एक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, ई इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। याद रह जाएगा ना, यहाँ से एक फोटोन जो निकला है, एक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो एक एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ एच क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है, एच क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। और इस सार्वत्रिक नियतांक है, समझ गए ना बातें, एच को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक। और इसका नाम है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैक्स प्लैंक नियतांक ही बोला जाता है, मैक्स प्लैंक नियतांक भी बोलते हैं, ठीक है। चीज को लिख लेंगे आप, है ना, चीज को समझना है, उसके बाद बातें करेंगे। तो इसको मैक्स प्लैंक नियतांक कहते हैं, जिसका मान जो होता है ना, इसका मान की बात करें, ये होता है 6.626 2 गुना 10 के पावर माइनस में 34 होता है, जूल सेकेंड होता है, ठीक है, इतना होता है। याद देकर इसका स्वीकृत मान ये भी है 6.6, देखिए 6 हुआ ना, 2 6 2 ये आ रहा है ना, तो इसको लगभग 3 के भी आसपास माना जा सकता है। तो इतना 34 इतना जूल सेकेंड हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बातें समझ गए, थोड़ा सा समय को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है ना, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग। तो चीज को आपने देखा इस तरह से, सार्वत्रिक नियतांक है, मैक्स प्लैंक नियतांक आता है, जिसका मान इतना होता है, ये इसके बराबर होता है। अच्छा,
तो एक फोटोन की ऊर्जा इसके बराबर है। मान लो 2 फोटोन होगा तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, 3 फोटोन होगा तो 3 से गुना, 4 होगा तो 4 से गुना, ऐसे बहुत सारे होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n लग जाएंगे ना, तो n से गुना हो जाएगा। समझ गए बात है ना। तो एक फोटोन का कितना है, तो मान लो कि n फोटोन की बात करें, n फोटोन कण के लिए, n कण के लिए क्या होगा, n फोटोन कण की पूछे तो क्या होगा ऊर्जा, E=NH हो जाएगा। अब जितने यहाँ पर रहेंगे कण उसके हिसाब से रख कर गुना कर देंगे। जैसे एक का निकालना है तो एक की जगह पर, तो E क्या हो जाएगा, 1 गुना H हो गया, यानी H हो जाएगा सिर्फ। ठीक है ना। तो ये बात है, 2 की करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। चीज समझ गए होंगे, अच्छी बात है। तो आपने देखा इस तरह से फोटोन की ऊर्जा हमने बात की है। अब इसकी थोड़ा सा बात कर लें कि यहाँ पर जो H है ना, प्लैंक नियतांक, तो प्लैंक नियतांक का ऐसा ही मात्रक निकाल लेंगे और इसकी बीमा निकालकर और मेरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बातें, अगला हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला हेडिंग लगेगा फोटोन तो हो चुका, अब लिखेंगे यहाँ पर प्लैंक नियतांक। अगला टॉपिक प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक एवं बीमा। एसआई मात्रक एवं बीमा ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सीधे लिखेंगे, चूंकि E अभी जो बातें कहें H होता है, तो है ना, है यहाँ पर H प्लैंक नियतांक, तो इसको क्या करेंगे ना कि H को रखेंगे तो नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो H क्या हो जाएगा, E/ν हो गया। अब एसआई मात्रा की बात करेंगे इसका, तो एसआई मात्रा क्या होगा, यानी H इसका एसआई मात्रक, तो ऊपर है ऊर्जा और नीचे क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज चाहे प्रति सेकंड होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या हो गया यहाँ पर, जूल, तो जे लिख दिया। ये आवृत्ति है, आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज लिखेंगे, और नहीं तो प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। अब ये ऊपर जाएगा तो जूल, ये माइनस में है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, यानी जूल सेकंड हो गया। जूल सेकंड 1 लिखे तो 1 लिखे, चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जूल सेकंड इसको कहेंगे। ठीक, तो निकल गया। तो एसआई मात्रक निकाल दिए। अब बातें करेंगे किसकी, बीमा की बात करेंगे। ठीक है, बीमा तो हो जाएगा बीमा। बीमा की बात करें तो समझिए, ऊपर क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा अब बटा आवृत्ति की बीमा, है ना। तो ऊपर देखिए ध्यान से, ऊर्जा की बीमा क्या होता है, ml² T/2। ठीक है, अब बटा में आवृत्ति की बीमा क्या होती है, आवृत्ति की बीमा T/1 होती है। ठीक है ना, आवृत्ति की बीमा क्या होती है, T/1 होती है। तो पहले से बातें आप लोग ध्यान रखे होंगे। तो ये बीमा है, तो बीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से T/1 है ना, माइनस में है, ऊपर कई गो है, 2 गो, तो ये चला जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो m हो जाएगा, l² रहेगा, ये जाएगा ना, तो माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2 गो पहले से आएगा, प्लस हो जाएगा, तो T/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बीमा निकल गई। चलिए इस तरह से ये देखें हम लोग कि ये विकिरण के क्वांटम सिद्धांत क्या होते हैं, इस पर बातें मैंने किया है ना। इस प्रकार हम लोग के ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।